ग्रैंडस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था एंड अब वो पोकेमॉन सेंटर के अंदर एडमिट होता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ग्रैंडस के पास ही रहकर उसकी देखभाल करने का फैसला लेते हैं और वो पूरा दिन वहीं पर रहते हैं। रात हो जाती है, ऐश और उसके फ्रेंड्स डिनर करके सो जाते हैं और फिर अगला दिन आ जाता है। सुबह सबसे पहले उठकर ऐश और उसके फ्रेंड्स ग्रैंडस को देखने के लिए जाते हैं, जिसकी हालत वैसी ही थी जैसी कि रात में थी। ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स तो नहीं आए थे, बट वो लोग उम्मीद करते हैं कि ग्रैंडस जल्दी ठीक हो जाए और बैटल करना स्टार्ट कर दे। इतने में ही ऐश का पोकेडेक्स बजना स्टार्ट हो जाता है। ऐश जल्दी से अपने पोकेडेक्स को निकालता है और पता चलता है कि वहाँ पर सेबर का फ़ोन आया था। ऐश फ़ोन को पिकअप करता है, जिसके बाद सेबर कहता है कि ऐश गुड मॉर्निंग, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए इन्फॉर्म किया था कि हमारी बैटल 4 बजे होने वाली है, बट उससे पहले मैं तुम्हें लिमिटेशंस के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था ताकि तुम प्रिपेयर रहो। वेल, मैंने फैसला किया है कि इस बैटल के अंदर तुम्हारे पास कोई भी लिमिटेशंस नहीं होने वाली है। इस मैच के लिए तुम बिल्कुल आज़ाद हो कोई भी पोकेमॉन किसी भी कैटेगरी का इस्तेमाल करने के लिए। वहीं पर मैं सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करूंगा। मैंने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि पिछली बार मैंने काफ़ी लिमिटेशन लगाई थी और तुम पूरी तरह से बंद गए थे। तुम्हारे पास मुझे टक्कर देने का कोई भी तरीका नहीं था और ये एक टेस्ट था देखने का कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है। एंड इसमें तुम पास हो चुके हो। तुमने सिर्फ और सिर्फ पूरी बैटल ही नहीं करी बल्कि एक्सेप्ट भी किया कि तुम हार गए हो और कोई भी कंप्लेंट नहीं की है। वेल, आज के जिम बैल के लिए तुम पूरी तरह से लिमिटेशन फ्री हो और 4 बजे बैल करने आ सकते हो। ऐश एक स्माइल देता है और इसके बाद फोन कट हो जाता है। ओल्ड मैन को पता चल गया था कि सेबर ने ऐश को कोई गुड न्यूज़ दी है। ऐश सेबर से क्या बात हुई है वो सब कुछ रिवील करता है। ओल्ड मैन कहते हैं मुझे पता ही था, सेबर एक काफ़ी बड़े दिल का पोकेमॉन ट्रेनर है। वेल, पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप को और भी ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट हर एक चैंपियन जिम लीडर के लिए मैंडेटरी है कि उनको एक लिमिटेशन तो लगानी होगी, भले ही वो रीमैच हो। बट यहाँ पर सेबर ने कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई है। एंडी ऐश के लिए गोल्डन चांस है 30 से जिम बैश को कलेक्ट करने का। वेल, ऐश और उसके फ्रेंड्स ने पहले ही डिस्कशन कर रखा था कि अगर सेबर कोई भी लिमिटेशन नहीं रखता है तो ऐश को कौन से पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना है। वेल, ऐश चाहता तो ट्रेनिंग कर सकता था, बट वो डिसाइड करता है कि वो अपना बाकी टाइम भी ग्रैंडस के पास ही बिताएगा। वो उसका ख्याल रखेगा और रिकवरी में हेल्प करने वाला है। ब्रॉक, मिस्टी, साइना और ओल्ड मैन भी ऐश का साथ देते हैं। देखते ही देखते जिम बैल का टाइम हो जाता है और ऐश पहुंच जाता है सेबर जिम के अंदर, जहां पर एंटर करने के बाद पहले से ही सेबर अपने राजगद्दी के ऊपर बैठकर ऐश का इंतजार कर रहा था। वो कहता है अमेजिंग ऐश, तुम दोबारा आ चुके हो। पहले बैटल के बाद मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि भले ही वो बैटल वन साइडेड थी और तुम काफ़ी आसानी से हार गए, बट मुझे तुम्हारे अंदर कुछ कॉम्पिटिटिवनेस देखने को मिली। एंड अब क्योंकि कोई लिमिटेशन नहीं है तो मैं तुम्हारी फुल पोटेंशियल देख पाऊंगा और मैं भी अपना बेस्ट दे पाऊंगा। और तुम्हारा ओल्ड मैन का ग्रैंडसन होना इस बैल के ऊपर 4 चांद लगा देता है। मैं इस बैल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सेबर उठ जाता है और कहता है ओल्ड मैन, आप दोबारा से इस चेयर के ऊपर बैठकर पूरे बैल का मजा उठा सकते हो। ओल्ड मैन उस चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। वहीं पर ऐश और सेबर दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं। रेफरी आ जाता है और कहता है रूल्स बिल्कुल पिछले बैल की तरह ही होने वाले हैं, बस हाँ यहाँ पर ऐश के पास कोई भी लिमिटेशन नहीं है। वो कभी भी किसी भी पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकता है। और अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। ऐश और सेबर दोनों ही रेडी होते हैं और एक साथ अपने अपने पोकेबॉल को टॉस करते हैं। सेबर के पोकेबॉल से बाहर आता है उसका पॉइजन और ग्रास टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन वेनरोड, जो कि पिछले बैटल का MVP था। इसने ऐश को जीतने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। वहीं पर ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है उसका MVP, जो कि काफ़ी टाइम बाद बैटल फील्ड पर उतरा था। यह था साइकिक और घोस्ट टाइप पोकेमॉन हुपा। मिस्टी एक स्माइल देती है और कहती है बिल्कुल हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ऐश ने अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह हुपा का इस्तेमाल किया है। वहीं पर सेबर ने भी वेनरोड को भेज दिया है। ये बैटल आसानी से ऐश को जीत जाना चाहिए। फाइट शुरू हो जाती है और शुरू होते ही ऐश अपने प्रेजेंट बॉटल का इस्तेमाल करता है और कहता है हुपा अभी अपने अनबाउंड फॉर्म में चले जाओ। हुपा की साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी होना स्टार्ट हो जाती है और वे एक मॉन्स्टरस पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको देखकर सेबर शॉक्ड रह जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि हुपा अनबाउंड फॉर्म में जाने से पहले हुपा की टाइपिंग क्या होती है और जाने के बाद क्या हो जाती है। सेबर कहता अमेजिंग हुपा अनबाउंड, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस फाइट में तुम इसका यूज़ करने वाले हो। ये तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, मैंने इसको फाइट करते हुए देखा है और सच बताओ तो ये कमाल का पोकेमॉन है। मैंने इसके लिए प्रिपरेशन करी है। ये सुनकर ओल्ड मैन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐश, मैंने अभी तक सेबर को किसी भी जिम बैटल के लिए या फिर चैलेंजर के लिए प्रिपरेशन करते हुए नहीं देखा है, पर उसने तुम्हारे अगेंस्ट प्रिपरेशन की है। इससे साबित होता है कि तुम एक टफ पोकेमॉन ट्रेनर साबित होने वाले हो सेबर के अकॉर्डिंग। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल मैं भी सेबर की उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा और काफ़ी ज़्यादा टफ फाइट देकर ये बैटल जीतूंगा। सेबर कहता है अमेजिंग, मुझे सामने इसी तरह का पोकेमॉन ट्रेनर चाहिए था। वेल, अब फाइट को स्टार्ट कर देते हैं। वेनरूट अभी गंग शॉट अटैक का इस्तेमाल करो। वेनरूट एक पॉइजन के गन बीम को अनलीश करता है, जो कि हुपा अनबाउंड की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश कहता है हुपा अभी उस गंग शॉट के सामने एक रिंग को फॉर्म करो और दूसरी रिंग फॉर्म करो वेनरूट के सामने। हुपा बिल्कुल ऐसे करता है और फर्स्ट रिंग के अंदर गंग शॉट पूरी तरह से गायब हो जाता है। सेबर ने ये चीज़ देख रखी थी टीवी पर, बट उस मोमेंट पर वो क्या करे उसको समझ में नहीं आता है।
इतने में ही दूसरी रिंग जो कि वेन रूट के सामने होती है वहां से गन शॉट बाहर आता है और वेन रूट के ऊपर डायरेक्टली लग जाता है, जिससे वेन रूट को हैवी डैमेज पड़ता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि अब होगी एक फेयर बैटल। ऐश का हुपा ट्रेंडस या फिर फायरून की तरह इतने आसानी से नहीं हारने वाला है और वो सेबर को टफ टाइम देगा। सेबर ऑलरेडी थोड़ा टेंशन में आ चुका था और वो कहता है कि वेन रूट अब हम ध्यान देंगे इन सारे अटैक्स का, अभी लीफ स्टॉर्म अटैक का इस्तेमाल करो। वेन रूट इस्तेमाल कर देता है ग्रास टाइप अटैक लीफ स्टॉर्म का, जिससे काफी सारी पत्तियां बिल्कुल एक तूफान की तरह हुपा अनबाउंड की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश कहता है हुपा दोबारा से इस अटैक के सामने एक रिंग फॉर्म कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसे करता है और पूरा का पूरा अटैक उस रिंग के अंदर जाकर गायब हो जाता है। बट इस बार वेन रूट के आसपास कोई भी रिंग फॉर्म नहीं हुई थी, जिसके चलते सेबर थोड़ा सा रिलैक्स होता है। पर ये रिलैक्सेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलती है, क्योंकि ऐश कहता है हुपा अभी वेन रूट के पीछे एक रिंग को फॉर्म कर दो। हुपा बिल्कुल ऐसे ही करता है और अचानक से उस रिंग के अंदर से पूरा का पूरा लीफ स्टॉर्म बाहर आ जाता है, जो कि डायरेक्टली वेन रूट के ऊपर लगता है और वेन रूट एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिससे उसको हैवी डैमेज पड़ता है। सेबर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और ऐश और हुपा किस तरह के स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्रॉक कहता है ऑलरेडी सेबर को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐश और हुपा क्या कर रहे हैं और अभी तक तो हुपा ने अपने मेन वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐश कहता है हुपा क्या कहते हो, क्या हमें अपने मेन वेपन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हुपा भी एक स्माइल देता है और ये स्माइल नॉर्मल नहीं होती है बल्कि एविल होती है, यानी कि हुपा भी क्लियरली अपने मेन वेपन का यूज करना चाह रहा था। ऐश कहता है ऑलराइट हुपा मैं समझ गया, अभी इस्तेमाल करो हाइपर स्पेस फ्यूरी का। हुपा काफी सारी बड़ी बड़ी रिंग्स को फॉर्म करता है। सेबर के पसीने छूटने लग जाते हैं और कहते हैं कि इस अटैक के बारे में मुझे पता है और यही मेरा सबसे बड़ा डर था, बट अब क्योंकि ये होने जा रहा है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें इसको किसी तरह से काउंटर करना ही होगा। वेन रूट तैयार हो जाओ। वेन रूट भी काफी ज्यादा नर्वस लग रहा होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन रेयर्स भी हुपा के इस अटैक का तोड़ नहीं निकाल पाए हैं। हुपा रिंग्स को फॉर्म कर देता है। ऐश कहता है हुपा अभी काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन कर दो। हुपा को स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे कि जैक्रोम, रेशिराम, क्यूरैम, ज़ैप्डोस, मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो को समन कर देता है और ये भी सारे के सारे पोकेमॉन से एक साथ वेन रूट के ऊपर टूट पड़ते हैं। वेन रूट कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो और कितना भी कोशिश कर ले इन सारे के सारे अटैक्स को काउंटर करने का, पर जब उसके सामने 6 पोकेमॉन्स आए तब उसने अपने घुटने टेक दिए। वो सारे पोकेमॉन्स एक साथ मिलकर वेन रूट के ऊपर चारों तरफ से हमला करते हैं और सेबर पूरी तरह से हेल्पलेस रह जाता है। वेन रूट और सेबर दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो हुपा के अटैक से बचने के लिए क्या करे, और इतने में ही वेन रूट जमीन पर गिर जाता है और रेफरी चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि वेन रूट आगे बैटल नहीं कर सकता।